हेलो एवरीवन, टुडे आई एम गोइंग टू टीच एडवांस कंस्ट्रक्शन मटेरियल जो आपका एसबीटी सिलेबस में दिया हुआ है एसीटीई में। फाइबर के बारे में उसके बारे में आज पढ़ेंगे। आज का क्लास में फाइबर के बारे में देखेंगे। उसका सिलेबस में दिया हुआ है टाइप ऑफ फाइबर, स्टील, कार्बन, ग्लास फाइबर, यूसेस ऑफ फाइबर इन कंस्ट्रक्शन मटेरियल और प्रॉपर्टीज ऑफ फाइबर। तो ये तीनों का विस्तार रूप में अभी जानेंगे। अभी देखेंगे फाइबर होता क्या है। फाइबर जो होता है नेचुरल और मैनमेड सब्सटेंस है और जो सिग्निफिकेंटली लॉन्गर देन इट्स विड्थ, जो मटेरियल होता है जो अपना विड्थ से लंबा हो जाए उसको हम लोग फाइबर बोलते हैं। फाइबर और ऑफन यूज इन मैन्युफैक्चरिंग ऑफ अदर मटेरियल। अभी जो देख रहे हैं आज के दिन प्रतिदिन में, डे टू डे लाइफ में देख रहे हैं कि जो फाइबर हो रहा है वो अधिकतर मटेरियल में यूज़ हो रहा है, कंस्ट्रक्शन में यूज़ हो रहा है, क्लॉथ में यूज़ हो रहा है। बहुत ऐसा ऐसा पार्ट है जो जिसमें फाइबर यूज़ होता है, ठीक है। और ये जो है स्ट्रॉन्गेस्ट मटेरियल है इंजीनियरिंग में, क्योंकि ये बहुत ऐसा चीज़ में है। इंजीनियरिंग ऐसा फील्ड है, उस फील्ड में ये फाइबर एक इम्पॉर्टेंट रोल को अदा कर रहा है, इसलिए इसको बोला गया है स्ट्रॉन्गेस्ट इंजीनियरिंग मटेरियल, ठीक है। उसके बाद सिंथेटिक फाइबर जो होता है, सिंथेटिक फाइबर जो होता है वो बहुत कम दाम में और ज़्यादा प्रोडक्शन दे सकता है, वैरस नेचुरल फाइबर होता है जो नेचर से पैदा होता है और वो नेचर से पैदा होने वाला कम होता है, इसलिए नेचुरल जो होगा वो महंगा होगा, वैरस सिंथेटिक फाइबर है जो मैनमेड फाइबर है वो सस्ता होगा। अभी देखेंगे फाइबर में फाइबर का डिफरेंट यूसेस में और क्या क्या होता है फाइबर से। फाइबर और फाइबर इज अ क्लास ऑफ मटेरियल which are having continuous filament or having discrete elongation piece similar to its length of thread. Fiber is a very important in the biology of plant and animal for holding tissues together. ये जो फाइबर होता है प्लांट और एनिमल में बहुत इंपॉर्टेंट होता है, जो होल्ड करता है टिश्यूज को। और ये जो फाइबर होता है एक थिन फिलामेंट में खिंचा सकता है जो एक थ्रेड के समान हो, ठीक है। उसके बाद देखेंगे कि दूसरा में दिया गया है, दूसरा पॉइंट में दिया गया है आपका फाइबर जो होता है वो फिलामेंट में भी हो सकता है, मतलब उसको अगर चाँपा जाए, अगर उसको दबाया जाए, उस पर प्रेशर पड़े तो एक वो फिलामेंट बन सकता है। फिलामेंट में भी उसमें इलास्टिसिटी रहेगा और चाहे वो स्ट्रिंग बन सकता है या चाहे वो रोप हो सकता है, विच कैन बी यूज एज ए कंपोनेंट ऑफ कंपोजिट मटेरियल। तो ये कंपोजिट मटेरियल किसको बोलते हैं? जो एक से अधिक मटेरियल जो मिल के एक कंपोनेंट को बना दे, एक पार्टिकल को बना दे, एक कुछ को बना दे, उसको बोलते हैं कंपोजिट मटेरियल। लाइक पेपर एंड फ्लिट। ये जो होता है अगर थिन शीट में अगर इसको कर दिया गया तो ये जो फाइबर होता है वो पेपर में भी बन सकता है, ठीक है। उसके बाद फाइबर आर ऑफन यूज टू मैन्युफैक्चर अदर मटेरियल। ये जो फाइबर होता है दूसरा मटेरियल को भी मैन्युफैक्चरिंग में मदद करता है। जिस तरह से हम लोग जीन्स पहनते हैं तो उसको मैन्युफैक्चर करने के लिए इलास्टिक हम लोग को अभी स्ट्रेचेबल जीन्स चाहिए, तो अभी डे टू डे लाइफ में फाइबर जो है वो इम्पॉर्टेंट रोल अदा कर रहा है, ठीक है। उसके बाद फाइबर है इनऑर्गेनिक होता है, ऑर्गेनिक भी होता है, नेचुरल होता है, सिंथेटिक भी होता है। और इनऑर्गेनिक और ऑर्गेनिक जो है वही नेचुरल और सिंथेटिक है। सिंथेटिक फाइबर जिस तरह से ऊपर में बताए थे, अभी पहला पेज में दिखाए थे आपको कि जो सिंथेटिक फाइबर होता है वो चीप होता है वैरस कंपेयर टू नेचुरल फाइबर। उसके बाद जो होता है कोर्स जूट और हम्प विच इज नेचुरल फाइबर, हसन इज अ जूट फाइबर एंड सिल्क और कॉटन इज प्रोड्यूस एज नेचुरल फाइबर। जो सिल्क है और कॉटन है वो नेचुरल फाइबर है, वेरस कोर्स जूट है वो भी नेचुरल फाइबर है। अभी देखेंगे रेयन एंड नाइलॉन। जो रेयन एंड नाइलॉन जो है वो सिंथेटिक फाइबर है। जिस तरह से हम लोग मार्केट में जाते हैं तो नाइलॉन का रस्सी बोलते हैं कि नाइलॉन का रस्सी दे दीजिए भैया, तो वो नाइलॉन का जो रस्सी होता है वो मजबूत रहता है कंपेयर टू अदर जो रोप्स रहता है, उससे वो रोप जो नाइलॉन का रहता है वो मजबूत रहता है। इसलिए अभी वो नाइलॉन का जो है सिंथेटिक फाइबर, वो फाइबर कंस्ट्रक्शन मटेरियल में बहुत यूज होता है। उसके बाद देखेंगे ग्लास वुड, लेड वुड एंड एस्बेस्टस इज ए मिनरल फाइबर। ये
तीनों को मिनरल फाइबर में डाला गया है, वेरएस ग्लास और लेड वूल जो है वो सिंथेटिक फाइबर है। वो सिंथेटिक मतलब वो मैनमेड से भी हो सकता है, ग्लास वूल और लेड वूल। अभी स्टील फाइबर एंड कार्बन फाइबर एंड ग्लास फाइबर आर द न्यू एंड रिसेंट ट्रेंड्स। यहाँ पे ध्यान दीजिएगा फ्रेंड्स, ग्लास, कार्बन और स्टील, ये जो तीनों फाइबर है वो न्यू है और रिसेंट ट्रेंड में है। किसके लिए? कंस्ट्रक्शन वर्क के लिए। अभी देखेंगे डिफरेंट टाइप्स ऑफ फाइबर। डिफरेंट टाइप्स ऑफ फाइबर में आपको बहुत ऐसा फाइबर मिल जाएगा जिस तरह से अभी यहाँ पे दिया गया है। स्टील फाइबर रेनफोर्स कंक्रीट है, प्रोपिलीन फाइबर रेनफोर्स है, उसको शॉर्ट फॉर्म में PFR बोलते हैं। सीमेंट, मोटर और कंक्रीट में यूज़ होता है, ठीक है। उसके बाद GFRC कहते हैं, उसको बोलते हैं ग्लास फाइबर रेनफोर्स कंक्रीट, एस्बेस्टस फाइबर, कार्बन फाइबर, ऑर्गेनिक फाइबर। इसमें से लेकिन हमको क्या पढ़ना है? स्टील फाइबर पढ़ना है, ग्लास फाइबर पढ़ना है और कार्बन फाइबर। अभी देखेंगे स्टील फाइबर। स्टील फाइबर में देखेंगे स्टेनलेस स्टील फाइबर आर मैन्युफैक्चर्ड फाइबर कंपोज ऑफ स्टेनलेस स्टील। कंपोजिशन में इंक्लूड कार्बन, सिलिकॉन, मैग्नीशिया, फॉस्फोरस, सल्फर एंड अदर एलिमेंट। ये जो है, जो स्टील फाइबर है उसका किस किस मिनरल से या जो एलिमेंट है, कौन कौन एलिमेंट मिल के स्टील फाइबर बनाता है, वो है कार्बन है, सिलिकॉन है, मैग्नीशिया, फॉस्फोरस है और सल्फर है। The most common use for stainless steel fiber is in the field of electrical and textile industry, such as anti-radiation clothes, thermal resistive fiber and anti-static brush। ये जो है स्टील फाइबर वो टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज के लिए और इलेक्ट्रिकल के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। जिस तरह से हम लोग देखते हैं कि एक वायर को थिन बनाया जाता है। एक सिंगल सा वायर का एक पीस ले लीजिएगा, उसको जब वायर को छिलिएगा तो उसमें नंबर्स ऑफ स्टील फाइबर्स रहता है, इसलिए वो उसको स्टील फाइबर्स कहते हैं, क्योंकि वो थोड़ा सा इलॉन्ग हो सकता है, मतलब वो थोड़ा सा बढ़ सकता है। इसलिए ये इलेक्ट्रिकल के लिए और टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज के लिए बहुत यूज़ होता है। मैनी पीपल ऑल्सो यूज स्टेनलेस स्टील फाइबर इन वेविंग, increasingly common today are stainless fiber in clothes, including radiation protection for pregnant women। अभी देखते हैं जिस तरह से ये स्टील फाइबर जो होता है, अगर मान लीजिए किसी का हाथ टूट गया है तो एक्सरे लेना है, ठीक है। तो एक्सरे लेना है तो जो प्रेग्नेंट लेडीज रहता है तो उसको एक्सरे लेने में वो रेडिएशन जो है हार्म कर सकता है, वो जो वूम में बेबी है, ठीक है। इसलिए ये जो स्टेनलेस स्टील फाइबर है जो प्रोटेक्टिव लेयर को बनाता है, उसको वेयर करके उन लोग को एक्सरे ले सकते हैं। अभी देखेंगे फॉर एडिशनल वैरायटीज स्टेनलेस स्टील yarns आर ट्विस्टेड with other fiber such as wool, nylon, cloth and synthetic blends to produce yarn which add न्यूट्रिलेटिव इफेक्ट टू द एंड क्लोथ्स। ये बता रहा है कि स्टील फाइबर के साथ बहुत ऐसा एडिटिव चीज़ मिल के, जिस तरह से कंक्रीट में एक एडिटिव मिक्स करके हम लोग उसका स्ट्रेंथ को बढ़ा सकते हैं, उसी तरह स्टील फाइबर के साथ कुछ एडिटिव मिल के उसका स्ट्रेंथ को बढ़ाते हैं। जिस तरह से वो, अगर हम एग्जांपल में देखेंगे तो टेलीफोन लाइंस का होता है कि केबल टीवीज़ का जो वायर आता है वो होता है स्टील फाइबर से, क्योंकि जब उसको आप छिलिएगा तो उसका नीचे वाला लेयर में स्टील फाइबर से उसको पैक किया जाता है। उसके बाद एक और लेयर रहता है, उसके बाद केबल का टीवी केबल का लाइन जो वायर रहता है वो प्लेस किया जाता है। ये बहुत ऐसा चीज़ में यूज़ आता है। देखेंगे नीचे में थर्ड लाइन में देखेंगे अदर यूज इंक्लूड टायर कोड्स, मिसाइल नोज कोन्स, working clothes such as protective suits, space suits, cut resistant gloves for bleachers and other people working near blends and dangerous machinery। ये जो होता है, जो ग्लव्स बनता है, अगर मान लेते हैं कि हमको कोई ऐसा काम करना है जिसमें हमको बहुत डेंजर है,
और उसमें ग्लव्स में मजबूती रहना है तो वहाँ पे स्टील फाइबर लगता है। और ये क्या बोलते हैं, स्पेस सूट जो बनता है उसमें स्टील फाइबर लगता है, प्रोटेक्टिव सूट बनता है उसमें स्टील फाइबर लगता है। अभी देखें कार्बन फाइबर। कार्बन फाइबर होता क्या है? कार्बन फाइबर जो होता है, कार्बन फाइबर आर ए फाइबर अबाउट 5 to 10 micrometer in dia and composed mostly in कार्बन आटम्स। जो कार्बन फाइबर होता है, कार्बन आटम्स में 5 से 10 माइक्रोमीटर्स का डाया में रहता है, ठीक है। उसके बाद कार्बन फाइबर्स हैव सेवरल एडवांटेज। ये क्या क्या एडवांटेज है भाई, देख लेते हैं। हाई स्टिफनेस, हाई टेंसाइल स्ट्रेंथ, लो वेट, हाई केमिकल रेसिस्टेंस, हाई टेम्परेचर टॉलरेंस एंड लो थर्मल एक्सपेंशन। इसमें देखो कि दिया गया है कि हाई स्टिफनेस मतलब वो स्ट्रांग रहता है, ठीक है। टेंसाइल स्ट्रेंथ, जो टेंसाइल किसको बोलते हैं, तो जब खिंचाव वाला अगर किसी चीज़ को हम खींचते हैं तो उसमें टेंसाइल स्ट्रेंथ लगता है, तो वो टेंसाइल स्ट्रेंथ भी क्या है, हाई टेंसाइल स्ट्रेंथ, मतलब वो उसके अंदर इतना टेंसाइल स्ट्रेंथ है कि वो खींचने पे जल्दी टूटता नहीं है। लो वेट, वो कम वजन का रहता है, ठीक है। हाई केमिकल रेसिस्टेंस, वो जल्दी केमिकल से इफेक्ट नहीं होता है। हाई टेम्परेचर टॉलरेंस, जो टेम्परेचर टॉलरेंस है, अगर मान लेते हैं एक नॉर्मल बॉडी का टेम्परेचर टॉलरेंस, जिस तरह से हम देखते हैं कि हमको अगर नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर 38 डिग्री सेल्सियस है, अगर हमको उससे ज़्यादा हो गया तो हम लोग को बुखार लग जाता है। उसी तरह से अगर गर्मी के दिन में देखते हैं, अगर 40 डिग्री सेल्सियस अगर टेम्परेचर हो जाता है तो हमारा बॉडी में स्किन बर्न होने लगता है। लेकिन ये हाई टेम्परेचर टॉलरेंस है, एक्सेस अमाउंट जितना अगर उसका नॉर्मल है उससे भी अधिक अगर हो गया तो वो टॉलरेट कर सकता है। लो थर्मल एक्सपेंशन, लो थर्मल एक्सपेंशन का मतलब ये होता है कि अगर एक्सेस अमाउंट ऑफ हीट है तो उसका एक्सपेंशन जो है वो ज़्यादा नहीं होगा। ये है कार्बन फाइबर का एडवांटेज। अभी देखेंगे दिस प्रॉपर्टी हैव मेड कार्बन फाइबर वेरी पॉपुलर इन एरोस्पेस, सिविल इंजीनियरिंग, मिलिट्री, मोटर स्पोर्ट्स along with other competition sports. However, they are relatively expensive when compared with similar fibers such as glass और प्लास्टिक फाइबर। ये जो है कार्बन फाइबर और सब फाइबर से ज़्यादा महंगा है, क्योंकि इसका डिमांड रेट जो है बहुत ज़्यादा है। एरोस्पेस में बहुत ज़्यादा है, सिविल इंजीनियरिंग में बहुत ज़्यादा है, मिलिट्री में ज़्यादा है, मोटर स्पोर्ट्स जो बनता है उसमें ज़्यादा है। जिस तरह से देखेंगे एरोस्पेस में कार्बन फाइबर इसलिए ज़्यादा यूज़ आता है क्योंकि अभी एडवांटेज आपको बताएं, क्योंकि वो हाई स्टिफनेस रहता है, हाई टेंसाइल स्ट्रेंथ रहता है, लो वेट रहता है, हाई केमिकल रेसिस्टेंट रहता है, हाई टेम्परेचर टॉलरेंस रहता है, लो थर्मल एक्सपेंशन रहता है। इसी कारण ये सब फील्ड में बहुत इंपॉर्टेंट है कार्बन का रोल। उसके बाद देखेंगे टू प्रोड्यूस कार्बन फाइबर द कार्बन एटम्स आर बॉन्डेड टुगेदर इन ए क्रिस्टल्स that are more or less aligned parallel to long axis of fiber as crystal alignment gives the fiber high strength to volume ratio। ये क्या है कि जो कार्बन फाइबर है उसको बॉन्ड कर दिया जाता है, इसलिए कि अगर वो बॉन्ड हो जाता है तो उसका हाई स्ट्रेंथ रहता है वॉल्यूम के अनुसार से। several thousand carbon fiber are bundled together to form a which may be used itself or weaving into a fiber। ये क्या बताया है, thousands of carbon fibers into a bundle together, एक बंडल में बांध दिया जाता है। एक बंडल जो कार्बन फाइबर रहता है उसको कर दिया जाता है, चाहे वो टो करने के लिए हो चाहे वेविंग करने के लिए हो, वो उसके लिए बहुत मजबूती प्रोड्यूस करता है, इसलिए कार्बन फाइबर इम्पॉर्टेंट है। कार्बन फाइबर आर यूजली कंबाइंड विथ अदर मटेरियल टू फॉर्म कंपोजिट। ये क्या है, कार्बन फाइबर भी अदर मटेरियल से मिलके, मतलब एडिटिव से मिलके एक नया कंपोजिट मटेरियल को फॉर्म कर देता है। मतलब एक मटेरियल को, कार्बन फाइबर और एक कोई और मटेरियल दोनों मिलके एक कंपोजिट मटेरियल को फॉर्म करता है, उसको
उस तरह से भी कार्बन को यूज़ कर सकते हैं। जिस तरह से देखेंगे कि कार्बन फाइबर जो होता है ग्राफाइट में होता है, हैं कार्बन फाइबर जो होता है कार्बन रेनफोर्स में होता है, वो जिस तरह से इमेज में दिया गया है आपको कार्बन फाइबर बहुत तरह से यूज़ कर लिया जा सकता है। और अब उसके बाद देखेंगे ग्लास फाइबर। ग्लास फाइबर होता क्या है? ग्लास फाइबर इज अ मटेरियल कॉन्सिस्ट ऑफ न्यूमरस एक्सट्रीमली फाइन फाइबर ऑफ ग्लास। ग्लास का जो पतला पतला पार्ट होता है उसको ग्लास फाइबर कहते हैं। छोटा 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 उसमें इलास्टिसिटी और प्लास्टिसिटी दोनों अगर प्रोड्यूस हो तो उसको ग्लास फाइबर कहते हैं। ग्लास मेकर थ्रू आउट हिस्ट्री हैव experimented with glass fiber, but the mass manufacture of glass fiber was only made possible with the invention of fine machine tool. फाइनर मशीन टूल जो है जब बना तो ग्लास फाइबर का हिस्ट्री तभी बना। जब किसी चीज़ का हिस्ट्री बनता है जब उसके अंदर कुछ बात हो, वही हिस्ट्री क्रिएट कर सकता है जिसके अंदर कुछ ऐसा बात हो जो किसी में ना हो। तो ग्लास फाइबर का कब हिस्ट्री बना? जब वो फाइनर मशीन टूल जो बन गया उसी से ग्लास फाइबर का हाईलाइट में आ गया ग्लास फाइबर कि ग्लास फाइबर भी इम्पोर्टेंट पार्ट है। तो वो ग्लास फाइबर है जो उसका देख सकते हैं कि यहाँ पे दिया हुआ है कि डायमीटर एंड टेक्सचर ऑफ सिल्क फाइबर जो होता है। ग्लास फाइबर कैन ऑल्सो अकर नेचुरली एज पिल सेल, मतलब ग्लास फाइबर है वो भी नेचुरली प्रोड्यूस हो सकता है और मैनमेड भी हो सकता है। लेकिन जो मैनमेड होता है वो वेरएस चीपर रहेगा, वेरएस नेचुरल रहेगा वो हाई कॉस्ट में रहेगा। ग्लास वूल विच इज वन प्रोडक्ट कॉल्ड फाइबर ग्लास today was the invention in 1932 and 1933 by रसल जेम्स। जो रसल जेम्स है वो ग्लास वूल को उसको ग्लास वूल को फाइबर ग्लास भी बोल सकते हैं, उसको इन्वेंट किए थे। ठीक है, एज अ मटेरियल टू बी यूज एज ए थर्मल बिल्डिंग इंसुलेशन। ये थर्मल बिल्डिंग इंसुलेशन के लिए यूज आ सकता है। इट इज़ मार्क्ड अंडर द ट्रेड नेम ऑफ fiberglass, which has become the generic trademark. Glass fiber, when used as a thermal insulating material, is specially manufactured with a bonding agent to trap many small air cells, resulting in the characteristically air-filled low-density glass wool family of products. जो ग्लास वूल फैमिली है उसमें जो छोटा छोटा एयर गैप भी है उसको हम ग्लास फाइबर से भर सकते हैं। अभी देखेंगे ग्लास फाइबर हैव रफली कंपेयर्ड मैकेनिकल प्रॉपर्टी टू द अदर फाइबर। अभी जो ग्लास फाइबर है कंपेयर टू मैकेनिकल प्रॉपर्टी जो है उससे बेटर है अदर फाइबर से, सच एज पॉलीमर एंड कार्बन फाइबर। जो पॉलीमर है और कार्बन फाइबर है उससे तो ये बेहतरीन है। ऑल्दो not as rigid as carbon fiber, it is much cheaper and significantly less brittle when used in composite. जब ये कोई एडिटिव मटेरियल से बन जाता है तो वो चिप भी हो जाता है और लेस ब्रिटल रहता है। ग्लास फाइबर आर therefore used as reinforcing agent for many polymer products to form a very strong and relatively lightweight fiber reinforced polymer composite material called as glass reinforced plastic. ग्लास रेनफोर्स प्लास्टिक इसलिए कहा गया है, फाइबर रेनफोर्स पॉलीमर जो है वो ग्लास फाइबर से मिल के एक कंपोजिट मटेरियल हो गया, क्योंकि मोर देन वन मटेरियल इज कॉल्ड एज कंपोजिट मटेरियल। तो ये कंपोजिट मटेरियल जब बना इसका नाम रखाया ग्लास रेनफोर्स प्लास्टिक, इज पॉपुलरली नोन एज फाइबर ग्लास। This material contains little or no air or gas, is much dense and much poor thermal insulator than glass wool. जो ग्लास वूल है उससे ये थर्मल इंसुलेटर जो है, थर्मल इंसुलेटर मतलब अगर मान लेते हैं कि गर्मी है अगर उसमें हीट बढ़ रहा है तो ये हीट को मतलब इंसुलेट कर दे, उसी के अंदर में रखे। अगर मान लेते हैं
किसी को एयर टाइट करना है तो वहाँ जो है ग्लास फाइबर लगेगा। तो जब ग्लास फाइबर लगता है तो उसमें थोड़ा सा भी हवा का एंट्रेंस का स्पेस नहीं रहता है, उसी को ग्लास फाइबर बोलते हैं। उसके बाद ये इमेज ग्लास फाइबर का है। अभी देखेंगे नेसेसिटी ऑफ फाइबर रेनफोर्स कॉन्क्रीट। फाइबर रेनफोर्स कॉन्क्रीट ये क्यों कहा गया? क्योंकि ये कंस्ट्रक्शन में यूज़ होता है, इसलिए इसका नेसेसिटी क्या है? टू इंक्रीज द टेंसाइल स्ट्रेंथ ऑफ कॉन्क्रीट। जो टेंसाइल स्ट्रेंथ है, खिंचाव का स्ट्रेंथ जो है वो बढ़ाता है कॉन्क्रीट में, इसलिए ये नेसेसिटी है फाइबर रेनफोर्स कॉन्क्रीट। इट रिड्यूस द एयर वॉइड्स, वाटर वॉइड्स एंड इनहेरिटेंस पोरोसिटी ऑफ जेल। ये जो है एयर वॉइड्स को, मतलब एयर गैप को, और वाटर गैप जो रहता है, मान लीजिए कि एयर वॉइड्स जो बुलबुला छूटता है वो अगर कंक्रीट में रह जाए, तो अगर कोई कंक्रीटिंग बीम में रह जाए तो वहाँ का स्ट्रेंथ थोड़ा कम हो जाएगा, तो ये उसको रिड्यूस करता है और वाटर वॉइड्स को भी रिड्यूस करता है, इसलिए इसका बहुत नेसेसिटी है। टू इंक्रीज द ड्यूरेबिलिटी ऑफ कंक्रीट। ये ड्यूरेबिलिटी मतलब उसका लाइफ को बढ़ा देता है, इसलिए इम्पॉर्टेंट है। फाइबर सच एस ग्राफाइट एंड ग्लास हैव एक्सीलेंट रेसिस्टेंट टू क्रीप। ये बता रहा है कि जो ग्राफाइट है और ग्लास है हैव एक्सीलेंट रेसिस्टेंस। क्रीप मतलब थोड़ा सा घसकना, वो एक्सेस अमाउंट जो है रेसिस्ट करता है, वो थोड़ा सा भी लॉन्ग नहीं होता है, इसलिए फाइबर इसमें जब रहता है, फाइबर ग्राफाइट में है और ग्लास में है, तो ये क्या करता है कि रेसिस्ट करता है क्रीपिंग एक्शन को, ठीक है। वाइल द सेम इज नॉट ट्रू फॉर मोस्ट रेजिन। ये सेम जो है वो और सब चीज़ों के लिए ये सही नहीं है, सिर्फ ये ग्राफाइट को और ग्लास को रेसिस्ट करता है। Therefore, the orientation and the volume of fiber have significantly influence on the creep performance of rebar and tendons. ये जो है क्रीप एक्शन जो है, घसकने का एक्शन, ये जो है रोकता है, ठीक है। ये रोकने के कारण ये फाइबर जो ग्राफाइट है वो मतलब मोस्टली पेंसिल में यूज़ होता है, ठीक है। उसके बाद रेनफोर्स कॉन्क्रीट इटसेल्फ इज़ ए कंपोजिट मटेरियल। रेनफोर्स कॉन्क्रीट इज़ ए कंपोजिट मटेरियल, क्योंकि रेनफोर्स कॉन्क्रीट में कॉन्क्रीट लग रहा है, उसके बाद रेनफोर्समेंट भी लग रहा है, इसलिए ये कंपोजिट मटेरियल मोर देन वन मटेरियल, वेयर द रेनफोर्समेंट एक्ट एज स्ट्रेंथनिंग फाइबर एंड कॉन्क्रीट एज द मैट्रिक्स। सिंपल सी बात है, हम लोग सिविल इंजीनियर हैं, हम लोग ये जानते हैं कि जो रेनफोर्समेंट होता है उसमें फ्लेक्सिबिलिटी प्रोड्यूस होता है, इलोंगेशन प्रोड्यूस होता है, और ये जो होता है कंक्रीट को पकड़ के रखता है, और ये फाइबर का काम करता है कंक्रीट मैट्रिक्स में। इट इज़ देयरफॉर इम्पेरेटिव दैट द बिहेवियर अंडर द थर्मल स्ट्रेस फॉर द टू मटेरियल बी सिमिलर, सो दैट द डिफरेंशियल डिफॉर्मेशन ऑफ कंक्रीट एंड रेनफोर्समेंट इज मिनिमाइज्ड। ये जो है, जो डिफॉर्मेशन है कंक्रीट में, तो कंक्रीट में डिफॉर्मेशन कब वो कम होगा? जब रेनफोर्समेंट का एडिटिव रहेगा, जब रेनफोर्स कंक्रीट, जब कंपोजिट मटेरियल अगर लगता है, जिस तरह से हम लोग छत ढालते हैं तो रेनफोर्समेंट बिछता है, उसके ऊपर कंक्रीटिंग होता है, तो वो कंक्रीट को पकड़ के रखता है और डिफॉर्मेशन से बचाता है, उसी को कहते हैं रेनफोर्स कंक्रीट। उसके बाद देखेंगे, इट हैज बीन रिकॉग्नाइज्ड दैट the addition of small close shape and uniform disparate fiber to concrete would act as a crack arrestor, would sustainably improve the static and dynamic properties। और ये भी देख सकते हैं कि अगर माइनर क्रैक्स है तो वहाँ पे फाइबर्स जो होता है बहुत इंपॉर्टेंट काम करता है, जो क्रैक को अरेस्ट कर सकता है। जिस तरह से गंटिंग और ग्राउटिंग में यूज़ होता है जो सैलरी, उसमें फाइबर मटेरियल मिक्स रहता है, वो फाइबर मटेरियल क्या करता है, वो क्रैक्स को अरेस्ट करता है। वो अरेस्ट करने का मतलब वो पकड़ के रखता है और उसका स्ट्रेंथ बढ़ा देता है, चाहे वो स्टैटिक में हो या डायनेमिक उसका प्रॉपर्टी हो। अब देखेंगे फैक्टर अफेक्टिंग द प्रॉपर्टीज ऑफ फाइबर रेनफोर्स कंक्रीट। क्या क्या फैक्टर अफेक्ट करता है? रिलेटिवली फाइबर मैट्रिक्स स्टिफनेस जो है वो अफेक्ट करता है।
तो सबसे पहले देखेंगे फाइबर रेनफोर्स कंक्रीट इज ए कंपोजिट मटेरियल कंसिस्ट ऑफ फाइबर इन ए सीमेंट मैट्रिक्स in an orderly manner and randomly distributed manner. Its property would be obviously depend upon the efficient transfer of stress between matrix and the fiber. The factor are briefly discussed below. ये जो है कि मतलब कार्बन जो है या फाइबर जो भी कार्बन हो गया, ग्लास हो गया, स्टील हो गया, ये जो फाइबर है मिक्स होता है जब कंक्रीट में तो स्ट्रेंथ को बढ़ा देता है, और जो फैक्टर अफेक्ट कर रहा है प्रॉपर्टीज़ को उसके बारे में बताया गया है। रिलेटिव फाइबर मैट्रिक्स स्टिफनेस, ये जो है स्टिफनेस, जब वर्ड स्टिफनेस आ जाता है जो रिलेटिवली फाइबर मैट्रिक्स है जहाँ पे रेनफोर्स लग जाता है आपका कंक्रीट में, तो वो क्या करता है, वो स्टिफ बनाता है और मजबूत बनाता है, हाई इम्पैक्ट रेसिस्टिव बनाता है, उसका डिग्री ऑफ टचनेस जो है वो ज़्यादा रहता है। उसके बाद लार्जर एनर्जी जो है वो ऑब्जर्व करता है, मतलब ज़्यादा गर्म को ऑब्जर्व करेगा और जल्दी डिफॉर्म नहीं होता है उसके बारे में दिया गया है। उसके बाद देखेंगे वॉल्यूम ऑफ फाइबर। वॉल्यूम ऑफ फाइबर क्या है कि वॉल्यूम ऑफ फाइबर जो है, अगर जिस तरह से वॉल्यूम ऑफ फाइबर मतलब अमाउंट ऑफ फाइबर लगता है उसके अनुसार से उसका वॉल्यूम ऑफ टचनेस और स्ट्रेंथ उसका अफेक्ट करता है। उसके बाद देखेंगे एस्पेक्ट रेशियो ऑफ फाइबर, किस अमाउंट पे कितना फाइबर लगना चाहिए उसके बारे में बताया गया है। कि यहाँ पे देखेंगे कि बताया गया है कि इट हैव बीन रिपोर्टेड दैट अप टू एस्पेक्ट रेशियो 75 इंक्रीज ऑन एस्पेक्ट रेशियो इंक्रीज द अल्टीमेट कॉन्क्रीट लीनियर। ये क्या बता रहा है कि 75 एस्पेक्ट रेशियो 75 जो है वो उतना रहने से क्या होता है, रिलेटिवली स्ट्रेंथ एंड टचनेस इज रिड्यूस्ड। तो ये जो है इतना अमाउंट पे उस अगर 75 तक हम लोग जाते हैं तो ठीक है, अगर 75 से ज़्यादा जाते हैं तो उसका स्ट्रेंथ को घटाता है और टचनेस को घटाता है। उसके बाद देखेंगे एस्पेक्ट रेशियो ऑफ फाइबर में क्या क्या हो कहाँ कितना स्ट्रेंथ देता है, टचनेस देता है। प्लेन कंक्रीट में एस्पेक्ट रेशियो 0 रहता है, उसका रिलेटिवली स्ट्रेंथ 1 और टचनेस 1 रहता है। विथ में 25 1.5 और 2.0, रैंडमली में 50 1.6 8। उसके बाद डिस्प्लिट फाइबर में 75 1.7 10.5। तो ये टोटली 100 अमाउंट, पूरा 100 अमाउंट में 1.5 और 8.5, 1.5 हो गया आपका रिलेटिवली स्ट्रेंथ और 8.5 हो गया आपका रिलेटिवली टचनेस। उसके बाद देखेंगे ओरिएंटेशन ऑफ फाइबर। ओरिएंटेशन ऑफ फाइबर क्या होता है भाई, वन ऑफ द डिफरेंस बिटवीन द conventional reinforcement and fiber reinforcement is that in the conventional reinforcement bar are oriented in the direction described, while fiber are randomly oriented. To see the effect of randomness, mortar specimen reinforcement with 0.5% volume of fiber were tested. In one set of specimen, fiber were aligned in the direction of load, in another direction perpendicular to the load, and the third randomly distributed. ये एक टेस्ट किया गया ओरिएंटेशन ऑफ फाइबर का। एक रखा गया स्पेसिमेन पे कि जहाँ लोड लगता है, फिर एक जगह रखा गया कि जहाँ वर्टिकली रखा गया वहाँ डायरेक्शन परपेंडिकुलर टू द लोड, जो फाइबर है उसको परपेंडिकुलर रखा गया और ये इसको देखा गया कि ओरिएंटेड कितना होता है। उसके बाद देखेंगे वर्केबिलिटी। देखेंगे वर्केबिलिटी जो है उसका काम कैसा है, वो फ्रेश रहता है, उसका स्ट्रेंथ बढ़ाता है कि नहीं कंक्रीट का, और उसके बाद कॉम्पैक्शन स्ट्रेंथ को बढ़ाता है कि नहीं। तो फाइबर एज सिविल इंजीनियर वी नो दैट अगर कंक्रीट में अगर कॉम्पैक्शन प्रॉपर नहीं होगा तो उसका जो लोड रेसिस्टिव कैपेसिटी रहेगा वो डिक्रीज हो जाएगा। इसलिए वर्केबिलिटी उस फाइबर इस मिलता है, और जब फाइबर मिल जाता है तो उसका कॉम्पैक्शन स्ट्रेंथ बढ़ जाता है। उसके बाद देखेंगे साइज ऑफ कोर्स एग्रीगेट।
जितना अब साइज ऑफ कोर्स एग्रीगेट इसलिए बोला गया कि अगर 10 mm यूज़ होता है तो उसमें नंबर ऑफ अमाउंट ऑफ कंक्रीट जो है वो एक्सेस अमाउंट पे लग जाता है, वेरएस ये जो फाइबर होता है वो हर पार्ट में नहीं जा सकता है। इसलिए अगर 10 mm से ऊपर रहता है अगर एग्रीगेट तो उसमें अच्छा से ये स्ट्रेंथ गेन करता है। उसके बाद मिक्सिंग में दिया गया है, मिक्सिंग ये बता रहा है कि मिक्सिंग जब स्टील फाइबर कंटेन एक्सेस ऑफ 2% बाई वॉल्यूम एंड एस्पेक्ट रेशियो ऑफ मोर देन 100 आर डिफ़िकल्ट टू मिक्स। ये फाइबर जो होता है मिक्सिंग में बहुत, अगर एक गिट्टी में कंक्रीट में अगर गिट्टी बालू और वाटर मिक्स होता है और जब सीमेंट होता है जब मिक्स होता है तो उसमें कार्बन फाइबर उसमें रहता है, स्टील फाइबर रहता है, इसलिए वो पकड़ लेता है और स्ट्रेंथ को गेन करता है। वाइल कॉम्पैक्शन वो अपने से भी कॉम्पैक्ट हो सकता है, इसलिए मिक्सिंग बहुत इम्पॉर्टेंट है। और यहाँ पे देखेंगे कि मिक्सिंग में ये दिया गया है, इट इज़ इम्पॉर्टेंट दैट द फाइबर आर dispersed uniformly throughout the mix. This can be done by adding of fiber before the water is added. When mixed in laboratory mixture, introduction of fiber through the wire mesh basket will help even distribution of fiber for field use. Other suitable methods are adopted. ये बताया गया कि अगर फाइबर एडिटिव और डालना है किसी चीज़ में तो पानी मिलाने के पहले हम लोग फाइबर को मिक्स करेंगे। अगर हम लैब में देखते हैं तो वो जो बास्केट रहता है तो उसको चलने से अगर मतलब वो बास्केट से ऐसे गिराएंगे तो वो इक्वल अमाउंट पे गिर जाएगा, वैरस अगर साइड पे चाहिए तो हम लोग साइड पे दूसरा मेथड को यूज़ कर सकते हैं। तो आज का क्लास में देखें फाइबर्स के बारे में, तो फाइबर्स के बारे में देखें कि फाइबर्स हम लोग को जो होता है नेचुरल होता है, मैनमेड होता है। जो नेचुरल होता है वो बहुत मतलब अमाउंट उसका ज़्यादा होता है, लेकिन नेचुरल में एडिटिव जब मिल जाता है तो उसका अमाउंट थोड़ा घट जाता है। वैरस सिंथेटिक जो फाइबर होता है वो मैक्सिमम अमाउंट पे प्रोडक्शन होता है, इसलिए सिंथेटिक फाइबर का कॉस्ट जो होता है वो चीप होता है। यही आज का क्लास में आप लोग का स्टील फाइबर, कार्बन फाइबर और ग्लास फाइबर के बारे में बताया गया। ध्यान से आप लोग देखिए और सुनिए, ये आपको बहुत यूज़फुल होगा एसबीटी एग्ज़ाम के लिए। थैंक यू एवरीवन।